पढ़ेंगे बच्चा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जिस तरीके से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था उसी तरीके से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ये लॉ क्या होता है बच्चा? पहला लॉ तो यहाँ पे सेम है। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ लॉ है कि बच्चा द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। मीडिया मतलब बच्चा मीडियम का प्लूरल होता है, ठीक है, मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया, ठीक है। इंसिडेंट रे और क्या है बच्चा? रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो होता है, तीनों एक ही प्लेन में होगा, तीनों एक ही प्लेन में होगा बच्चा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं बच्चा, यहां पे हम मान लेते हैं कि ये एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। इस ग्लास स्लैब को ना एक कॉपी की तरह ट्रीट करो। मानो कि इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, हर पेज बच्चा एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर पेज एक दूसरे के ऊपर पैरेलल फॉर्म में है, मतलब हर पेज एक दूसरे के पैरेलल होता है, हर पेज एक प्लेन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं बच्चा इस इधर से मैं एक रेज इंसिडेंट कराऊं तो वो रे इधर से निकलेगी, इधर रेज बच्चा एयर से आ रही है, फिर वो ग्लास में जाएगी और फिर वापस एयर में आएगी। तो जब जब मीडियम चेंज होगा वो लाइट बेंड करेगी, यही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर यहां से मैं रेज जस्ट मिडिल पेज में डालूंगा, यानी मिडिल में डालूंगा, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो भी मिडिल पेज से ही होके निकलेगी और जो नॉर्मल होगा वो भी बच्चा मिडिल पेज में होगा। अगर मैं सबसे टॉप वाले पेज पे इंसिडेंट कराऊं किसी रे को, तो जो 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 आपका रिफ्रैक्टेड रे होगी वो भी टॉप से ही निकलेगी, ऊपर से ही निकलेगी और नॉर्मल भी उसी में होगा। तीनों के तीनों क्या होगा बच्चा? एक ही प्लेन में होगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होगा, ठीक है। यानी अगर इंसिडेंट रे को टॉप पेज में ले जाएंगे तो रिफ्रैक्टेड रे भी टॉप में ही रहेगी और नॉर्मल भी उसी टॉप वाले पेज में रहेगा। इंसिडेंट रे को मिडिल पेज में ले जाएंगे तो रिफ्रैक्टेड रे भी नीचे मिडिल पेज में खसक के चली जाएगी और नॉर्मल भी उसी पेज में रहेगा। तो सेकेंड लॉ बच्चा, सेकेंड लॉ क्या होता है? सेकेंड लॉ को समझने से पहले एक और बात मैं थोड़ा सा बता देता हूं आप लोगों को। सपोज ये बच्चा एक ग्लास स्लैब है, जैसे कि अभी मैंने दिखाया, ठीक है। सपोज इस ग्लास स्लैब में बच्चा एक लाइट रे आ रही है एयर से, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। फिर वो लाइट रे बच्चा ऐसे कुछ मुड़ जाएगी, फिर यहाँ पे अगेन मीडियम चेंज होगा और फिर वो कुछ ऐसे मुड़ जाएगा। तो इस रे को बच्चा ऐसे जाना था, ऐसे जाना था, ठीक है। अब निकल रही है मीडियम से ऐसे। तो जब लाइट किसी मीडियम में दूसरे मीडियम में जाती है और फिर जब वापस वो निकलती है, ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के साथ जो ओरिजिनल मतलब जो रे एक्चुअली में ऐसे निकल रही है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के साथ, और जो रे निकल रही है इमर्जेंट रे, इसको बच्चा हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये वाला जो रे है अभी हमने जस्ट बताया, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो बाहर निकल रही है ना ये वाली रे, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। यानी मानो कि किसी मीडियम से जा रही है और फिर वो वापस निकल रही है, तो इमर्ज कर रही है, बाहर आना, तो इमर्जेंट रे, ठीक है। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये बच्चा नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि इस रे को जाना था बच्चा ऐसे, कहाँ पे? नैनीताल जा रही है, कहाँ? मनाली, ऐसे कुछ मान लो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट बच्चा, लैटरल, लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के साथ और इमर्जेंट रे के साथ, जो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है ना, सबसे बड़ी बात, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस हमेशा बराबर रहता है। यानी जितना पे वो गिर रही है, सपोज ये 30 डिग्री पर कोई रे ऐसे गिर रही है,
तो जो निकलेगी वो भी 30 डिग्री बना के यहाँ के नॉर्मल के साथ भी वो क्या बनाएगी, 30 डिग्री बनाएगी। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो सेकेंड लॉ में बच्चा, सेकेंड लॉ में अगर हम बात करें, पहला लॉ तो समझ में आ गया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सब एक प्लेन में लाइज करेंगे। दूसरा जो लॉज है इसमें बच्चा ट्रिग्नोमेट्री का यूज आएगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा लॉ क्या कहता है कि सपोज ये एक इंटरफेस हो गया किसी मीडियम 1, ये कोई मीडियम 1 है बच्चा, नीचे क्या है, मीडियम 2 है, और ये जो लाइन है ग्रीन वाली, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मीडियम 1 और मीडियम 2 का इंटरफेस रिप्रेजेंट कर रही है। इन यहाँ पे दोनों मीडियम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब सपोज बच्चा यहाँ से एक रेज आ रही है, ठीक है, एक यहाँ से ऐसे रेज आ रही है, तो जैसी रे मीडियम 1 में जब तक से चलेगी वो सीधा चलेगी, मीडियम 2 और मीडियम 1 के जब इंटरफेस पे आएगी वो ऐसे मुड़ जाएगी, कुछ इस तरह से जाएगी, मुड़ जाएगी, ठीक है। और इस पॉइंट को बच्चा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, और यहाँ पे बच्चा ये परपेंडिकुलर जो होगा इसको हम नॉर्मल कहेंगे, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा बच्चा, ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है बच्चा, सेकेंड लॉ कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा बच्चा, साइन आई, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना उसका साइन ले लो। जैसे अगर ये 30 डिग्री है तो साइन 30 कर दो, अगर ये 45 है तो उसको साइन 45 कर दो, ठीक है। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चा, साइन आर। दोनों रेशियो है, इन दोनों का जो रेशियो है बच्चा, इन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कांस्टेंट होता है, इसकी जो वैल्यू आएगा ना ये एक ही वैल्यू आएगा, बदलेगा नहीं। कब नहीं बदलेगा, ये भी कंडीशन है, फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर। लाइट जैसे यहाँ पे मैंने येलो कलर का लिया है तो ये येलो कलर की ही लाइट होनी चाहिए। और दूसरा नंबर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडिया मतलब अच्छा मीडियम का क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है, मीडियम का प्लूरल जो होता है मीडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों मीडियम एक साथ मीडिया कहलाएगा। तो ये गिवन पेयर ऑफ मीडिया नहीं बदलना चाहिए, यानी क्या क्या हम फिक्स कर देंगे। यहाँ पे सपोज हम एग्जांपल ले ले रहे हैं, सपोज मीडियम 1 यहाँ पे एयर है, मीडियम 2 यहाँ पे बच्चा वाटर है, तो ये जो एयर और वाटर का जो पेयर है ये नहीं बदलना चाहिए। और जो लाइट हमने चूज किया है येलो, ये नहीं बदलना चाहिए। अगर लाइट का कलर नहीं बदल रहे हैं और जो ये मीडियम का जो पेयर है ये नहीं बदल रहे हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा बच्चा वो एक ही आएगा, भले तुम आई चेंज कर लो। सपोज या पहली बार में ये एंगल I1 है और ये R1 है, दूसरी बार बच्चा, दूसरी बार में जो कलर वही लाइट होगा, दूसरी बार में थोड़ा सा ना इस एंगल पर डालूंगा, ठीक है। साइन क्या हो जाएगा बच्चा, साइन I2, इस बार जो एंगल है मैंने इसको ये बड़ा वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बढ़ा दिया, ठीक है। पहले I1 था, अब मैंने I2 कर दिया, तो क्या ये R1 वैसे ही रहेगा, नहीं बच्चा, ये R1 भी चेंज हो जाएगा, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या नहीं चेंज होगा, तो इन दोनों का रेशियो भी ना इसी कांस्टेंट, सपोज यहाँ पे ये कैलकुलेट करने के बाद सपोज मान लेते हैं 1.5 आया है, तो इस बार भी ये कांस्टेंट की जो वैल्यू है 1.5 ही आएगा। यानी अगर हम एयर और वाटर चेंज नहीं करेंगे, लाइट का कलर अगर चेंज नहीं करेंगे, क्या चेंज करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम चेंज करेंगे, पहले 30 डिग्री पे डाला, अब 60 डिग्री पे डाला, अब मैंने क्या किया ना बच्चा 15 डिग्री पे डाला, 15 डिग्री पर भी अगर हम डालेंगे तो इस केस में भी अगर हम साइन 15 और यहाँ पे जो भी बच्चा आर आएगा उसका हम क्या करेंगे, सपोज हम I3 मान लेते हैं, यहाँ पे आर भी बदल जाएगा लेकिन ये रेशियो नहीं बदलेगा। यानी भले एंगल ऑफ इंसिडेंस आप कितना भी चेंज करो, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना भी
एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहे आप कुछ भी ले लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस आप कुछ भी ले लो बच्चा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अपने आप को बदलेगा। लेकिन ये जो रेशियो आएगा ना, बार बार अगर 1.5 आ रहा है तो हर बार 1.5 आएगा। कंडीशन है कि जो पेयर ऑफ मीडिया है, एयर और वाटर है, और जो लाइट का कलर है वो नहीं बदलना चाहिए, वो नहीं बदलना चाहिए। अगर पेयर ऑफ मीडिया और लाइट का कलर आप नहीं बदल रहे हो तो चाहे आप किसी भी एंगल पे लाइट को इंसिडेंट करवाओ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अपने आप को वैसे एडजस्ट कर लेगा कि हर बार जो रेशियो होगा ना, एंगल ऑफ मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा ना बच्चा, वो नहीं बदलेगा। दिस इज कॉल्ड द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको स्नेल लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, क्योंकि स्नेल ने इसको सबसे पहले बच्चा वेरीफाई किया था, या जस्टिफाई, या जो भी मानो। ठीक है, स्नेल ने इस बात को सबसे पहले। बच्चा लॉज कौन बनता है, लॉज कौन बनता है, कौन चीज वैसा रूल जो कभी नहीं बदलता, वो लॉज होता है। ठीक है, तो हम एक्चुअली में नेचर में वैसा चीज खोजने की कोशिश करते हैं जो नहीं बदलता है, और उस चीज को हम स्टडी करते हैं। तो लाइट का जब रिफ्रैक्शन होता है ना, तो वो कुछ रूल्स फॉलो करती है, और इसलिए वो लॉज बन जाता है। क्या रूल्स है बच्चा, चाहे कहीं पे भी लाइट का रिफ्रैक्शन हो, रूल्स है कि एंगल जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, और जो रिफ्रैक्टेड रे है, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सेकेंड लॉ है बच्चा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always constant for given color of light and for given pair of media। ठीक है, तो ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बच्चा जो साइन, जो यहाँ पे जो ये आ रहा था साइन आई अपॉन साइन आर, चाहे आई कुछ भी लो, आर बदलेगा, ये रेशियो नहीं बदलेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। इस कांस्टेंट को क्या नाम देंगे, जैसे कि हर कांस्टेंट का कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे कि आपने पढ़ा ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट का भी तो कुछ नाम होना चाहिए। इस कांस्टेंट का नाम क्या होता है बच्चा, इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी लाइट को मोड़ने की एबिलिटी, यानी रिफ्रैक्ट करने की इंडेक्स, यानी पावर किसका बच्चा, एक्चुअली लाइट यहाँ पे कहां से आ रही है बच्चा, मीडियम 1 से आ रही है, और किस में जा रही है, मीडियम 2 में। तो हम बोलेंगे कि लाइट को किसने मोड़ा, यहाँ पे बताओ, लाइट को किसने मोड़ा, तो मीडियम 2 ने मोड़ा है। तो मीडियम 2 का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब लाइट बेंड करने की एबिलिटी, इतना समझ लो। क्योंकि मीडियम 2 ने, मीडियम 1 से तो लाइट सीधे आ रही थी, कोई टेंशन नहीं था, चल रही थी, सीधा चल रही थी। मीडियम 2 ने लाइट को मोड़ दिया, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोड़ने की जो ये एबिलिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हम मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 कहते हैं। यानी यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है बच्चा, इसको कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों कहा जा रहा है, थोड़ा कहानी समझो। कहानी यह है बच्चा कि सपोज हमने दो रेज को सेम एंगल पे इंसिडेंस किया, ठीक है, यहाँ पे भी एंगल आई है, यहाँ पे भी एंगल आई है, लेकिन यहाँ पे भी मीडियम 1 ही है, यहाँ पे कुछ मीडियम 3 मैं मान लेता हूँ। मीडियम 3 ने बच्चा लाइट को थोड़ा ज्यादा बेंड कर दिया, ज्यादा बेंड कर दिया। इस केस में यहाँ पे जो R1 है और यहाँ पे जो R2 है, R2 कम है, क्योंकि ज्यादा बेंड करना मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का कम होना। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर कम होगा, ये कम होगा, तो साइन की भी वैल्यू कम होगा। साइन में बच्चा, साइन की प्रॉपर्टी है, साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसमें जितना कम एंगल होगा उतना कम वैल्यू देगा, जितना बड़ा एंगल होगा उतना बड़ा वैल्यू देगा। अगर मैं बोलूं कि साइन 20 डिग्री बड़ा है कि साइन 10 डिग्री बड़ा है, तो यहाँ पे सिंपल सा फैक्ट है बच्चा, 20 डिग्री बड़ा है, साइन बड़ा एंगल पे बड़ा वैल्यू देगा,
वही कॉस में उल्टा होता है, कॉस बड़ा पे छोटा वैल्यू देगा। तो अगर हम कहें मीडियम 2 का ज्यादा पावर है कि मीडियम 3 का ज्यादा पावर है, यहाँ पे लाइट बेंड करने का एबिलिटी यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसमें ज्यादा है, तो वो बच्चा मीडियम 3 में ज्यादा है, क्योंकि इसने लाइट को ज्यादा बेंड किया है। यहाँ पे जो R2 कम है, तो जब इसने ज्यादा बेंड किया है, इस केस में भी साइन आई वही है जो कि इस केस में है, दोनों सेम वैल्यू लेगा क्योंकि दोनों में सेम एंगल पे डाला गया है। यहाँ पे बच्चा साइन R1 है और यहाँ पे क्या है, साइन R2 है। तो यहाँ पे जो साइन R2 है बच्चा, यहाँ पे जो साइन R2 है वो क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि R2 छोटा है। कम एंगल पे साइन कम वैल्यू देगा, कम एंगल पे कम वैल्यू देगा, तो साइन R2 छोटा होगा, इसलिए ये रेशियो बड़ा होगा। इसको ऐसे समझो कि 7/3 बड़ा है कि 7/4 बड़ा है, तो यहाँ पे बच्चा 7/3 बड़ा होगा। नीचे का डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, रेशियो उतना बड़ा होगा। दोनों में ऊपर मैंने सेम रखा, दोनों में एंगल ऑफ इंसिडेंस बचा, दोनों में सेम एंगल पे लाइट मैंने डाला, मीडियम 1 में दोनों में, लेकिन मीडियम यहाँ पे लाइट मीडियम 2 में जा रही है, इसने थोड़ा कम मोड़ा है, इसने ज्यादा मोड़ा है। तो ज्यादा जो मोड़ेगा उसका नीचे वाला ये जो वैल्यू होगा ना, कम होगा, तो ये रेशियो बढ़ जाएगा, यानी उसके लिए कांस्टेंट ज्यादा होगा। अगर मैं ये कांस्टेंट यहाँ पे कैलकुलेट करूं और यहाँ पे कैलकुलेट करूं, तो किसमें ज्यादा आएगा, तो मीडियम 3 वाला में ज्यादा आएगा, क्योंकि R यहाँ पे क्या है बच्चा, कम है। R कम है तो नीचे का डिनोमिनेटर कम होगा, तो ये ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, यानी जो लाइट को ज्यादा मुड़ेगा उसके लिए कांस्टेंट ज्यादा होगा, यानी उसकी पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगा। तो ये जो कांस्टेंट है कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक नंबर है, बट ये कांस्टेंट कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो मीडियम है ना वो लाइट को कितना मोड़ रहा है, यानी उस मीडियम की पावर बता रहा है। किस मीडियम का, जिसमें लाइट बेंड कर रही है। तो यहाँ पे बच्चा जो साइन आई अपॉन जो साइन होता है, ये कांस्टेंट जो होता है ना, ये कांस्टेंट क्या होता है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चा। मैं अब बार बार RI ही लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इसका बच्चा मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। और इसको बच्चा हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, 2 का विथ रिस्पेक्ट टू, यानी जो पहले वाला नंबर है वो उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा, यानी 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 1। अगर मैंने ऐसे लिखा है वाटर और फिर यहाँ पे लिख दिया एयर, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये क्या होगा बच्चा, जब लाइट एयर से बच्चा वाटर में जा रही है, तो वाटर ने लाइट को कितना मोड़ा, उस केस में जो साइन आई अपॉन साइन आर का जो वैल्यू आएगा, एक्सपेरिमेंट से ये एंगल मेजर करेंगे और रेशियो जब निकालेंगे, तो ये जो नंबर आएगा वो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एयर के रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से हम कंक्लूजन बनाते हैं कि जो साइन आई बाई साइन जो आर है बच्चा, साइन आई बाई जो साइन आर है, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बच्चा, मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे डेनोट किया जाता है, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू 2, समझ में आया बच्चा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, सपोज एक लाइट, क्वेश्चन उठता है कि लाइट बेंड क्यों करती है, लाइट इसलिए बेंड करती है कि लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। जैसे कि मैंने वहां पे 4 व्हीलर वाला एग्जांपल दिया बच्चा, अगर तिरछी 4 व्हीलर ऐसे तिरछी आ रही है, तो एक व्हील पहले कीचड़ में जाएगा, जो व्हील पहले कीचड़ में जाएगा वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, बाकी और दूसरा वाला व्हील उसके साथ जो दूसरा वाला व्हील है वो फास्ट रहेगा, तो कार बेंड कर जाएगी। उसी तरीके से लाइट बेंड कर जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो यहाँ पे एक्चुअली लाइट बेंड क्यों करती है, इसका बेसिक रीजन है कि अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। अब तुम्हारे मन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग है, तो इसका एक ही आंसर है, क्योंकि अलग अलग मटेरियल में जो एटम्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, वो अलग अलग है। लाइट का इंटरेक्शन सबके साथ अलग अलग होता है, इसलिए लाइट का स्पीड भी बच्चा अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। तो हायर क्लासेस में ये चीजें देखोगे, लेकिन अभी तुम इतना जानो कि लाइट का डिफरेंट स्पीड होने के चलते जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड करती है, और इसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो जिसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं बच्चा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये परपेंडिकुलर होता है इसको हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल कहते हैं, और फिर लाइट ऐसे बेंड कर जाती है, ठीक है। ये बच्चा मीडियम 1 है और ये कुछ मीडियम 2 है। सपोज यहाँ पे बच्चा जो लाइट आ रही है ना वो V1 से आ रही है और V2 हो गया, तो ये जो V1 और V2 का जो रेशियो होता है ना, उसी कांस्टेंट के बराबर होता है, उसी कांस्टेंट के बराबर होता है, जो कि साइन और साइन आर के रेशियो के बराबर, साइन आई और साइन आर के रेशियो के बराबर आता है जो कांस्टेंट, उसी कांस्टेंट के बराबर V1 अपॉन V2 का भी रेशियो होता है। और इसी को सबसे पहले बच्चा स्नेल ने वेरीफाई किया था, इसीलिए इसको स्नेल लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पे इस कांस्टेंट को बच्चा, इस जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को जैसे कि अभी मैंने बताया कि इसको 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है 1 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 2 ने लाइट को क्या किया है, बेंड किया है। तो ये जो हम निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। क्योंकि हमने क्या किया है, किसी एक मीडियम का दूसरे के रिलेशन में ये उसका एबिलिटी चेक किया कि मीडियम 2 ना कितना लाइट को बेंड कर रहा है, तो ये रिलेटिव है, किसके रिलेशन में बच्चा, मीडियम 1 के तुलना में। यानी लाइट जब मीडियम 1 से आ रही है तो मीडियम 2 कितना मोड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो किसी भी एक मीडियम का जब दूसरे के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं तो उसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। तो लाइट जब किसी मीडियम से आ रही है किसी दूसरे मीडियम में, तो उस समय जो कांस्टेंट है ना उसको हम क्या नाम दिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। लेकिन जब लाइट बच्चा वैक्यूम से, कहां से, वैक्यूम से, जब लाइट बच्चा वैक्यूम से आ रही है, चलो इसको मैं थोड़ा कलर अलग ले लेता हूं, ठीक है। लाइट बच्चा जब वैक्यूम से किसी मीडियम में आती है, ठीक है, सपोज ये एक लाइट रे आ रही है, ये वैक्यूम से चल के आ रही है, वैक्यूम मतलब जहां पे कुछ नहीं है, वैक्यूम मतलब वहां पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब लाइट वैक्यूम से चल के आती है, वैक्यूम से चलकर किसी मीडियम में बच्चा आती है जब लाइट, तो सपोज ये जो मीडियम है, हो सकता है ये मीडियम बच्चा वाटर हो सकता है ये मीडियम ग्लास हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे लाइट ना फिर अगेन बेंड होगी, ठीक है, बेंड हो जाएगी, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बच्चा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन आई अपॉन जो साइन आर होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट कब होगा, जब लाइट का कलर फिक्स रहेगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं लाइट का एक कलर कर दे रहा हूँ, सपोज यहाँ पे येलो कलर की लाइट आ रही है, ठीक है, येलो कलर की बच्चा यहाँ पे लाइट आ रही है, तो जब लाइट का कलर फिक्स है और पेयर ऑफ मीडिया फिक्स है तो ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम, जैसे कि हमने बताया कि इसमें लाइट का स्पीड क्या होता है बच्चा, वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड होता है वो c होता है, c का मतलब होता है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी लाइट सबसे, अगर दुनिया में सबसे कोई फास्ट मूव करता है तो वो लाइट 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड से बचा, यानी करीब करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इसका स्पीड होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये मामूली स्पीड नहीं है। सबसे ज्यादा
अगर कोई स्पीड में चलता है तो वो लाइट है, और लाइट के स्पीड चूंकि हर जगह एक जैसा रहता है, लाइट का स्पीड चूंकि हर जगह एक जैसा रहता है, तो इसकी वैल्यू नहीं बदलती है, तो इसको c से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी c का मतलब लाइट का स्पीड बच्चा, c का मतलब लाइट का स्पीड। सपोज इस मीडियम में लाइट का स्पीड v है, इस क्योंकि जैसे ही लाइट बच्चा, और लाइट में बता दूं वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड में चलती है। जब लाइट किसी मीडियम में आती है, मटेरियल के कांटेक्ट में आती है, तो लाइट का स्पीड स्लो हो जाता है। अलग अलग मीडियम अलग अलग रेट से लाइट का स्पीड स्लो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि डायमंड सबसे ज्यादा लाइट के स्पीड को स्लो कर देता है। जब लाइट डायमंड में जाती है ना, तो सबसे स्लो चलती है, ठीक है। एयर में अगर किसी मटेरियल में सबसे ज्यादा अगर फास्ट कोई लाइट चल, मतलब लाइट किसी मटेरियल में सबसे ज्यादा फास्ट चलती है, तो वो एयर होता है। अदरवाइज वैक्यूम में लाइट सबसे ज्यादा तेज चलती है, सबसे ज्यादा फास्ट चलती है। तो हम जैसे कि हमने बताया कि जो स्पीड का रेशियो है वो बराबर होता है, यानी जो c/v है वो भी इसी कांस्टेंट के बराबर होता है। तो इस केस में बच्चा, इस केस में हम मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, ये कांस्टेंट क्या कहलाता है बच्चा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बच्चा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो चूंकि यहाँ पे मीडियम जो 1 है वो वैक्यूम है, यानी कुछ है ही नहीं। वैक्यूम मतलब वहां पे कोई मटेरियल नहीं है, बिल्कुल खाली सा, ठीक है। वहां पे लाइट किसी चीज से इंटरेक्ट नहीं हो रही है, सबसे फास्ट चलती है। अब मीडियम में जब आ रही है तो लाइट थोड़ा स्लो हो जा रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है बच्चा। वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसका स्पीड है बच्चा? ये किसका, सॉरी, ये कांस्टेंट, इस बार जो कांस्टेंट आया है ये रिप्रेजेंट करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, क्योंकि इस मीडियम ने, चाहे वाटर है चाहे ग्लास, इस मीडियम ने लाइट को क्या किया है? बेंड किया है। जब लाइट कहां से आ रही? वैक्यूम से। तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में इस मीडियम का क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और इसको, ये जो बच्चा, इसी को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं बच्चा। जब हम किसी मीडियम का वैक्यूम के रिस्पेक्ट में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, तो अब रिलेटिव ना बोल के हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, या सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलेंगे। यानी अगर हम केवल बच्चा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं, केवल हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के रिलेशन में निकाला गया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंपली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार बोलेंगे, या बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात किया जाएगा, तो समझो कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में उस मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो? इस प्रकार से बच्चों, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, यानी उसको हम सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये होता है बच्चा साइन आई अपॉन साइन आर। कितना एंगल पर रे इंसिडेंट कर रही है और क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, दोनों के साइन का रेशियो। या हम अगर स्पीड के टर्म्स में बोले तो c/v होता है, जहां c क्या होता है बच्चा? लाइट का स्पीड। कहां पर? वैक्यूम में। वैक्यूम में लाइट का स्पीड बच्चा इतना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख। इसको आप किलोमीटर में बदलोगे तो, ठीक है। वैक्यूम में ना लाइट तो बच्चा स्पीड, अगर स्पीड को इतना ही ये c/v जो रेस, ठीक है, यानी उस मीडियम का उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव, उसके लिए c
ज्यादा होगा, क्योंकि भी जितना बच्चा स्लो, मतलब किसी मीडियम में लाइट जितना स्लो चलेगी उसमें वैल्यू उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा। देयरफॉर द रेशियो जो C अपॉन B है विल बी हायर, ये ज्यादा हाई हो जाएगा, और कहेंगे कि उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होगा। ठीक है बच्चा, तो यहां पे अगर आप यहां पे लिस्ट देखो बच्चा, ठीक है, तो यहां पे लिस्ट या देखो, या इससे पहले मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर दूं कि दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चा। एक है आपका एब्सोल्यूट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है? जब लाइट किसी मीडियम से बच्चा, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, ठीक है, तो नॉर्मल हो गया, लाइट ऐसे बेंड करती है, तो यहां पे बच्चा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 2 का किसके रिस्पेक्ट में बच्चा? 1 के रिस्पेक्ट में। 2 ने लाइट को बेंड किया है, तो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बच्चा? साइन ऑफ आई, एंगल आई का बच्चा ये साथ हम मार लेते हैं इसका साइन, ठीक है, या तो ये के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट मीडियम का इंडेक्स चाहे मीडियम, ये क्या होता है बच्चा? तो यहां पे लाइट क्या होती है बच्चा? यहां पे लाइट वैक्यूम से आती है, लाइट यहां पे वैक्यूम से आती है किसी एंगल पर, तो और ये रहा मीडियम, तो मीडियम ने लाइट को ऐसे क्या कर दिया? बेंड कर दिया। तो जब लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में आती है, मीडियम ने एब्सोल्यूट इंडेक्स अगर एंगल दे रखा है तो अदरवाइज ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हो जाए इंडेक्स। आई थिंक आपको समझ में एनसीईआरटी बुक में बच्चा ये जो टेबल में दे रखा है ना, ये लिस्ट दे रखा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या सिंपली इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट को भी हम, एब्सोल्यूट को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा? सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि अगर एयर का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लगभग देखा जाए तो 1 आया है, यानी जब लाइट वैक्यूम से एयर में आती है तो जो ये साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलमोस्ट बराबर रहते हैं, और ये कट कर लगभग 1 के बराबर आता है। यानी लाइट जब एयर में इंटर करती है वैक्यूम से, तो मानो कि ना के बराबर रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि अगर रिफ्रैक्शन होता तो बच्चा आई क्या होता? ज्यादा होता, और आर क्या होता? आर क्या होता? कम पड़ जाता। लेकिन थोड़ा सा रिफ्रैक्शन हुआ है, यानी आई और आर लगभग बराबर रहते हैं, यानी एयर बहुत कम लाइट को रिफ्रैक्ट कर पाता है, ठीक है, यानी ये वैल्यू लगभग 1.003 के बराबर आता है, ठीक है। या हम अगर ये भी ऐसे सोचे, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की बात करें, तो जैसे एयर का बच्चा क्या था कि C अपॉन V, अगर स्पीड के टर्म्स में बात करें तो बच्चा यहां पे C और V लगभग बराबर रहते हैं, यानी वैक्यूम में और एयर में लाइट का स्पीड लगभग क्या रहता है? सेम रहता है। इसलिए कई बुक में जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर के रिस्पेक्ट में ही निकाला गया है, एयर के रिस्पेक्ट में निकाला गया है, ठीक है, क्योंकि एयर एंड वैक्यूम वी कैन ट्रीट देम सेम, उनको लगभग हम सेम ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। बाकी अगर आइस का देखा जाए, वाटर का, एल्कोहल का, सॉरी केरोसिन, एल्कोहल या जो भी मटेरियल है, किसी भी मटेरियल का बच्चा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा ना 1 से ज्यादा ही आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर देखा जाए
तो क्या है बच्चा, किसी भी मीडियम का वो है लाइट का स्पीड वैक्यूम में, लाइट स्पीड मीडियम में। अगर यहाँ पे मीडियम 2 है तो लाइट का स्पीड वैक्यूम में, लाइट का स्पीड मीडियम 2 में। ठीक है, तो इस केस में बच्चा लाइट सबसे ज्यादा स्पीड अगर चलती है स्पीड में तो वो वैक्यूम में। उसके बाद अगर कोई भी मटेरियल्स है उसमें लाइट स्लो ही हो जाती है। तो यहाँ पे बच्चा जो सी है ना हमेशा बड़ा रहेगा, मीडियम में जो लाइट का स्पीड होगा उससे सी का वैल्यू, वैक्यूम में लाइट का जो स्पीड है वो ज्यादा रहता है। तो भाई ऊपर वाला ज्यादा है नीचे वाला छोटा है तो ये रेशियो 1 से बड़ा ही आएगा। जिस मीडियम में लाइट जितना ही स्लो चलेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा आएगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चा उतना ही ज्यादा आएगा। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर देखो तो 2.42 आ रहा है। इट मींस दैट लाइट, डायमंड में जब लाइट एंटर करती है तो डायमंड में लाइट बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी बता रहा है कि कितना टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस कंपेयर टू वैक्यूम। डायमंड का अगर देखा जाए तो बच्चा 2.5 के आसपास है, तो लगभग 2.5 गुना स्पीड कम हो जाएगा डायमंड में। ठीक है, और अगर इसका देखा जाए बच्चा तो ये लगभग 1.5 है। या देखो बेंजीन का, देखो बेंजीन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.5 है। इट मींस दैट बेंजीन में जो लाइट का स्पीड है वैक्यूम के तुलना में करीब 1.5 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, समझो कि वो लाइट उसमें उतना स्लो चलेगा, उतना टाइम स्लो चलेगा वैक्यूम के तुलना में, या वो लाइट को बहुत ज्यादा बेंड करेगा, बहुत ज्यादा क्या करेगा, बेंड करेगा। अगर सेम एंगल पर हम लाइट डाले आइस में और डायमंड में, सेम एंगल पर, सेम एंगल पे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम कर दे, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट वैक्यूम से अगर आइस में आ रही है, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पर लाइट अगर डायमंड में आ रही है तो डायमंड ज्यादा बेंड करेगा, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डायमंड में बहुत कम हो जाएगा। इसलिए साइन आई अपॉन जो साइन आर है वो ज्यादा हो जाएगा, रेशियो ज्यादा हो जाएगा। तो आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो यहां पे कुछ बातें मैं क्लियर कर दूं, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको पता होना चाहिए। पहला फैक्ट है बेटा, पहला फैक्ट है कि बच्चा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये ना बच्चा, चाहे रिलेटिव चाहे एब्सोल्यूट, ये ना इसका कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये रेशियो है सेम क्वांटिटी का, स्पीड टू स्पीड का रेशियो है, तो यूनिट कैंसल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मान लेते हैं लाइट के स्पीड वैक्यूम में है बच्चा इतना मीटर पर सेकेंड, और बेंजीन में क्या है 2 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पे बच्चा ये कैंसल होके क्या आएगा 1.5, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन क्या आएगा बच्चा 1.5 आएगा। देयर इज नो एनी यूनिट बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी, दैट्स व्हाई द यूनिट विल बी कैंसल आउट। यूनिट क्या हो जाएगा बच्चा, कैंसल हो जाएगा। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर एनी मटेरियल मीडियम, क्योंकि लाइट का स्पीड बच्चा वैक्यूम में ही सबसे ज्यादा होता है, और किसी भी मीडियम में बच्चा क्या होगा, लाइट का स्पीड वैक्यूम से कम होगा, तो सी बड़ा होगा कभी भी, इसलिए ये रेशियो 1 से बड़ा ही आएगा। इवन एयर का भी 1 से बड़ा आ रहा है, 1.003, मतलब 1 के पास आ रहा है, बट 1 से थोड़ा सा तो बड़ा है। ठीक है, तो कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज कंपैरेटिवली ग्रेटर देन विथ अनदर मीडियम, देन स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज्ड। अगर एक लाइट बच्चा किसी लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में जा रही है तो लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लाइट जब बच्चा एयर से किसमें जा रही है, सपोज वाटर में जा रही है, अब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है बच्चा एयर से, तो इस केस में लाइट का स्पीड डिक्रीज हो जाएगा और इसलिए लाइट बेंड कर जाएगी। लाइट का रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज देयर इज डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चा? ठीक है,
तो यही कह रहा है कि अगर बच्चा यहां पे कह रहा है कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम is comparatively greater than with another medium, speed of light decreased and the medium is optically denser medium, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा बच्चा वो कंपैरेटिवली ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, नॉट नॉर्मल डेंसिटी की बात किया जा रहा है। नॉर्मल डेंसिटी बच्चा मास अपन वॉल्यूम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट हियर। ऑप्टिकल डेंसर, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात किया जा रहा है बच्चा। तो ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब ये होता है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है ना वो ऑप्टिकली डेंसर कहलाएगा। यानी सबसे ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर क्या है? डायमंड। सबसे ऑप्टिकली डेंसर क्या है बच्चा? एयर। ये कंपैरेटिव है, जैसे केरोसिन क्या है? ऑप्टिकली डेंसर है के तुलना में, लेकिन ऑप्टिकली रेयरर है किसके तुलना में बच्चा? तो फ्यूज्ड क्वार्ट्ज के तुलना में। फ्यूज्ड क्वार्ट्ज के तुलना में केरोसिन रेयरर मीडियम है और अल्कोहल के तुलना में डेंसर मीडियम है। ये नॉर्मल डेंसिटी की बात नहीं किया जा रहा है बच्चा। अगर नॉर्मल डेंसिटी की बात करोगे तो वाटर का नॉर्मल डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम वाला डेंसिटी ज्यादा होता है वाटर का केरोसिन से। ठीक है, वाटर का केरोसिन से ज्यादा होता है। केरोसिन वाटर में फ्लोट करता है, तैरता है, डूबता नहीं है। यानी जो पानी में वही तैर सकता है जिसकी डेंसिटी पानी से कम है। तो नॉर्मल डेंसिटी देखा जाए तो केरोसिन का कम होता है, लेकिन अगर ऑप्टिकल डेंसिटी की बात किया जाए तो केरोसिन का ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। यानी केरोसिन में लाइट स्लो चलेगा वाटर के कंपैरिजन में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो उस डेंसिटी से कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे क्या बोल रहा है कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज कंपैरेटिवली लेस देन विथ अदर मीडियम, स्पीड इंक्रीज करेगा। अगर बच्चा सपोज लाइट अगर वाटर से चला है, ये वाटर है एक बकेट में, बढ़ जाएगा, इस थोड़ा से बढ़ जाएगा, और जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो ऑप्टिकली क्या कहलाएगा? रेयरर मीडियम कहलाएगा। लाइट इन वैक्यूम बच्चा कितना होता है ये याद रखना है, अभी जस्ट मैंने बताया। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटेस्ट। अगर किसी मटेरियल में, किस मटेरियल में लाइट सबसे ज्यादा स्पीड में चलती है तो वो है बच्चा एयर। एयर में लाइट लगभग, लेयर में लाइट का स्पीड वैक्यूम में जो स्पीड होता है ना उसी के आसपास होता है, थोड़ा सा कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं। सबसे स्लो किस में चलती है बच्चा? डायमंड में। ठीक है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। यानी लाइट अगर सेम एंगल पर एयर में इंसिडेंट होगी और डायमंड में, तो डायमंड सबसे ज्यादा लाइट को बेंड करेगा। डायमंड क्योंकि लाइट को सबसे ज्यादा स्लो कर देगा। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है बच्चा? तो ये मटेरियल में जो मॉलिक्यूल्स है, जो एटम्स है, उस पे डिपेंड करेगा कि लाइट कैसे उनसे इंटरेक्ट हो रहा है। तो ये सिलेबस में है नहीं, ठीक है, तो इसको हम देखेंगे भी नहीं। इफ लाइट गोज थ्रू रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या कर रहा है बच्चा? अगर लाइट रेयरर मीडियम से, बच्चा किससे? रेयरर मीडियम। रेयरर मीडियम जैसे कि हमने ले लिया बच्चा एयर। तो लाइट है ना, जिधर उसको जाना था, इसको ऐसे जाना था, तो ये उधर नहीं जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ। याद रखना, लाइट बच्चा रेयरर से डेंसर में जब जाएगी तो नॉर्मल के तरफ शिफ्ट होगी, नॉर्मल के तरफ रिफ्रैक्ट होगी, बेंड होगी। ठीक है, तो लाइट कभी भी अगर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाएगी, जैसे कि एयर एंड वाटर का सेट ले लो, जब लाइट एयर से गुजर आएगी, जैसे ही वाटर में जाएगी ना वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। ठीक है, लेकिन लाइट जब बच्चा लाइट डेंसर मीडियम से जब रेयरर के तरफ जाएगी तो वो नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से दूर की तरफ शिफ्ट करेगी। जैसे कि सपोज ये बकेट ऑफ वाटर है,
सपोज यहां से कोई लाइट रे निकल रही है, तो यहां पे अब बच्चा वाटर क्या है, डेंसर है, वाटर क्या है, डेंसर है, और इधर एयर है जो कि क्या है, रेयरर है। तो लाइट को ऐसे जाना था, और ये हो गया बच्चा क्या आपका, ये हो गया नॉर्मल। तो लाइट को जो ऐसे जाना था वो ऐसे नॉर्मल की तरफ नहीं मुड़ेगी, नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगी, नॉर्मल से दूर शिफ्ट कर जाएगी। तो लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल के तरफ जाएगी, नॉर्मल के तरफ शिफ्ट करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। लेकिन जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो इट्स मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से ये दूर भागेगी बच्चा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चा जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो सिंपली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। ये होता है बच्चा साइन साइन आर, साइन आर होता है, ठीक है। जहां आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर क्या है बच्चा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और अगर स्पीड के टर्म्स में बात करें बच्चा तो सी अपॉन वी होता है। सी जहां लाइट का स्पीड वैक्यूम में और वी लाइट का स्पीड मीडियम में। यानी जब लाइट बच्चा वैक्यूम वैक्यूम से मीडियम में जब लाइट आती है, किसी मीडियम में जब ऐसे लाइट आती है वो बेंड हो जाती है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। यहाँ पे लाइट का स्पीड बच्चा c होता है और c का वैल्यू होता है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वैक्यूम में लाइट का स्पीड फिक्स रहता है, ठीक है। उसके बाद लाइट जैसे ही मीडियम में आती है ना तो थोड़ा सा स्लो स्पीड हो जाता है और वो बेंड कर जाती है, ठीक है। और यहाँ पे लाइट का स्पीड मान लेते हैं v है। इस तरह से क्या हो गया बच्चा, c अपॉन v। स्पीड के टर्म्स में ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर एंगल दिया है तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी मीडियम का जब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं बच्चा, ठीक है। अब इस तरीके से दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गए। एक बच्चा रिलेटिव, रिलेटिव क्या है बच्चा, तो लाइट किसी मीडियम 1 से जब मीडियम 2 में आ रही है तो मीडियम 2 लाइट को बेंड कर रहा है, ये हो गया आई और ये हो गया आर। सपोज मीडियम 1 में लाइट का स्पीड v1 है और 2 में क्या है बच्चा, v2 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना बच्चा 1 के रिस्पेक्ट में जब निकालते हैं तो इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये अगर एंगल पता है तो साइन आई अपॉन साइन आर से ऐसे निकलेगा, और अगर स्पीड के टर्म्स में निकालेंगे तो ये होगा। तो मीडियम टू लाइट को जितना बेंड करेगा ना बच्चा, आर उतना कम हो जाएगा, ये आर उतना कम हो जाएगा। और जैसे ही आर कम होगा साइन आर भी कम होगा और ये रेशियो बढ़ जाएगा। उसी तरह से ये मीडियम टू लाइट को जितना स्लो कर देगा बच्चा, उतना ही v1 अपन v2 का रेशियो ज्यादा होगा, यानी उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पे हमने अभी जस्ट देखा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एब्सोल्यूट वाला, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। तो किसी मीडियम का 2 का चाहे 1 का, ठीक है। अगर 2 की बात करेंगे, यहाँ पे वैक्यूम में कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहाँ पे बच्चा आर ले लेंगे, और यहाँ पे लाइट का स्पीड वैक्यूम में और लाइट का स्पीड बचा मीडियम 2। अगर मीडियम 1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे एब्सोल्यूट, तो वैक्यूम में कितना एंगल पे लाइट इंसिडेंस हो रही है और कितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, डिवाइडेड बाई लाइट का स्पीड वैक्यूम में और मीडियम 1 में लाइट का स्पीड। इस तरह से अगर हम इसको जनरलाइज करें तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बचा
सी अपॉन वी एम होगा, सी अपॉन वी, जहाँ सी लाइट का स्पीड वैक्यूम में है और जो वीएम है लाइट का स्पीड बच्चा मीडियम में। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट के आधार पे बच्चा ये डेटा निकाला गया है। ठीक है, तो अगर एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चा, यानी जब लाइट वैक्यूम से मीडियम में जब लाइट आ रहा है तब का है। तो एयर का अगर देखा जाए तो एयर का बच्चा जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये लगभग 1 आया है, यानी साइन आई बाई साइन आर लगभग बराबर होगा, यानी आई और आर लगभग बराबर होगा। मानो कि लाइट बेंड ही नहीं की है, लाइट जब वैक्यूम से एयर में आ रही है स्लाइटली बेंडिंग हुआ है और आई और आर लगभग बराबर है, इसलिए कट के लगभग 1 आया है बच्चा। इसी तरह से अगर स्पीड के टर्म्स में बात करें, लाइट का स्पीड तो वैक्यूम में है, वही लाइट का स्पीड एयर में भी है, स्लाइटली कम है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो स्लाइटली एयर में थोड़ा सा लाइट का स्पीड कम हो जाता है और ये लगभग बराबर रहता है, और इसीलिए तो रेशियो 1 के बहुत पास आया है। ठीक है, कई बुक में बच्चा ना एयर को और वैक्यूम को एक जैसा ट्रीट किया गया है, यानी कई बुक में जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना उसको एयर के मतलब किसी मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में निकाला गया है। ठीक है, लेकिन ये जो डेटा दिया है बच्चा एक्चुअली में ये वैक्यूम के रिस्पेक्ट में दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चा इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड के पास है, सबसे कम एयर के पास है। इसका मतलब क्या है भाई, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज्यादा होगा इसका मतलब वो लाइट को ज्यादा बेंड करेगा, लाइट को ज्यादा बेंड करेगा और उसमें बोले तो लाइट उतना ही स्लो चलेगी, लाइट उसमें उतना ही स्लो चलेगी। यानी लाइट अगर एयर में जाए और डायमंड में जाए तो सब स्लो डायमंड में चलेगी। ठीक है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है उतना ज्यादा लाइट उस मीडियम में स्लो चलेगी। यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना बच्चा, ये जो नंबर है ये बताएगा एक्चुअली में लाइट का स्पीड कितना टाइम्स उस मीडियम में कम हो जाएगा। जैसे कि अगर बेंजीन का देखो 1.5 है बच्चा, यानी लगभग बेंजीन में लाइट वैक्यूम के तुलना में 1.5 गुना कम चलेगी, 1.5 गुना स्लो हो जाएगी। वहीं अगर हम देखें इस डायमंड का, लगभग इसको 2.5 माना जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि डायमंड में लाइट का स्पीड वैक्यूम के तुलना में लगभग 2.5 गुना कम हो जाएगा, 2.5 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा लाइट स्लो, उतना ज्यादा लाइट क्या चलेगी बच्चा, स्लो चलेगी, याद रख लेना। और उतना टाइम, जैसे कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चा 1.54, तो लाइट इसमें ना 1.54 टाइम से लाइट का स्पीड इस मीडियम में स्लो हो जाएगा वैक्यूम के तुलना में। ये चीज पता होना चाहिए। तो कुछ यहाँ पे इंपोर्टेंट फैक्ट्स है बच्चा, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वांटिटी है का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये सेम मीडियम का बच्चा रेशियो है। जैसे कि अगर हम जो रिलेटिव चाहे एब्सोल्यूट कैसे भी निकाल रहे हैं, में भी ऊपर भी लाइट का स्पीड स्पीड आ रहा है। जैसे कि अगर हम सपोज बेंजीन का अगर निकाल रहे हैं तो ऊपर लाइट का क्या होता है बच्चा, सी अपॉन बी। सी क्या होता है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और बेंजीन का होता है बच्चा, बेंजीन में लाइट का स्पीड होता है 2 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये रेशियो कट कर 1.5 आएगा, तो यूनिट है ना बच्चा कैंसल हो जाएगा। इसी तरह से अगर एंगल के टर्म्स में साइन आई और साइन आर के टर्म्स में निकालोगे तो अगेन यूनिट कोई नहीं रहेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, इसका जो वैल्यू है ना बच्चा 1 से हमेशा ज्यादा होगा। क्योंकि अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं तो बच्चा किसी भी मीडियम में लाइट तो चलती है वैक्यूम के, लेकिन सी हमेशा बड़ा होता है वीएम से। ठीक है, इसलिए अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ वीएम से डिवाइड करें, वी अपॉन वीएम बड़ा होगा बच्चा 1 से, यानी ये रेशियो हमेशा 1 से क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा। क्योंकि हर मीडियम में लाइट स्लो हो जाएगा,
यानी जो न्यूमरेटर है वो बड़ा रहेगा डिनोमिनेटर से, रेशियो 1 से क्या आएगा, बड़ा ही आएगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का बच्चा ज्यादा है तो लाइट का स्पीड घट जाएगा और वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहलाएगा। और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का बच्चा कम है तो में लाइट स्पीड में चलेगी और वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहा जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम बात करें बच्चा एयर के अलावा जितने भी मीडियम है, एयर के रिस्पेक्ट में इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। जितने भी ये मटेरियल है ये ऑप्टिकली डेंसर कहे जाएंगे एयर के रिस्पेक्ट में। अगर हम बात करें बच्चा वाटर का एंड किरोसिन का, तो किरोसिन का ऑप्टिकल डेंसिटी बच्चा ज्यादा होता है। यानी वाटर से जब लाइट किरोसिन में जाएगी ना तो किरोसिन में लाइट का स्पीड स्लो पड़ जाएगा, क्योंकि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है किरोसिन। लेकिन नॉर्मल जो डेंसिटी है बच्चा, मास अपॉन वॉल्यूम वाला जो 9th में पढ़ा था, उस डेंसिटी की बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। ऑप्टिकल डेंसिटी मटेरियल में पाए जाने वाले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा, ना कि मास अपॉन वॉल्यूम वाली बात है। जरा देख लो, अगर हम बात करें नॉर्मल डेंसिटी का, पानी में बच्चा किरोसिन तैरता है, नॉर्मल डेंसिटी देखा जाए तो किरोसिन का कम है पानी से। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी देखा जाए, किरोसिन का पानी से क्या है, ज्यादा है। यानी किरोसिन में लाइट तो चलेगा कंपेयर टू वाटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसर, उतना ज्यादा वो लाइट को बेंड करेगा, उतना ज्यादा लाइट उसमें स्लो चलेगी। ये सभी बात एक ही है। जितना ज्यादा ऑप्टिकल मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उतना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा और उसमें लाइट उतना ज्यादा स्लो हो जाएगी और वो लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी रखेगा। लाइट का स्पीड बच्चा वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि मैंने बताया। और इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड लाइट इन एयर इज ग्रेटेस्ट। अगर किसी मटेरियल में लाइट किस सबसे ज्यादा अगर तेज चलता है, फास्ट चलता है, तो वो है बच्चा एयर। सबसे स्लो किसमें चलेगा, डायमंड में, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव से ज्यादा है। टेबल में देख लो। अगर बच्चा लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। जैसे कि अगर हम बात करें एयर बच्चा, और यहाँ पे हो गया वाटर बच्चा डेंसर है। जब लाइट एयर से वाटर में जाती है, जाना था ऐसे, नॉर्मल के तरफ बेंड कर गई, नॉर्मल के तरफ बेंड कर गई। लेकिन वही जब बच्चा वाटर से लाइट, सपोज ये बकेट ऑफ वाटर है, जब वो लाइट को वाटर से कहां पे जाना होता है, कि वाटर नहीं, हम यहाँ पे बोलेंगे डेंसर, कि वाटर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए, लाइट को ऐसे जाना था, ये हो गया नॉर्मल। लाइट नॉर्मल की तरफ नहीं, नॉर्मल से बेंड करेगी, तक जाएगी। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की तरफ जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। और जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे बेंड होगी। ये चीज याद रखना बच्चा, ठीक है। जैसे कि बच्चा इधर अगर लिस्ट में जाओ तो देखा जाए तो एयर के कंपैरिजन में सारे के सारे डेंसर है। तो एयर से जब लाइट इनमें से किसी में भी जब जाएगी, नॉर्मल के तरफ क्या होगी, बेंड करेगी। और अगर डायमंड से लाइट इन सब में जाएगी, नॉर्मल से अवे बेंड करेगी, ठीक है। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था बच्चा कि जो बकेट है का जो बॉटम है ऊपर दिखाई देता है, ऐसा क्यों? सपोज ये बॉकेट में जो पानी है बच्चा, यहाँ से जो रे निकलती है डेंसर मीडियम से आ रही है, अब जा रही है रेयरर में, तो नॉर्मल से अवे बेंड करे, जाना था ऐसे, ऐसे नॉर्मल से अवे बेंड कर गई, लगेगा कि कहां से आ रही है, यहाँ से। ए पॉइंट है ना, यहाँ ए डैश पे दिखाई देगा, तो ऊपर दिखाई देगा। तो उसी तरीके से हर पॉइंट थोड़ा थोड़ा ऊपर दिखाई देगा,
हर पॉइंट थोड़ा थोड़ा ऊपर दिखाई देगा और जो बटम है वो हमें ऊपर दिखाई देगा, ऊपर अपीयर होगा, एक्चुअल उसका डेप्थ पता नहीं चल पाएगा। अच्छा, दो मीडियम का अगर ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है, सपोज एक मीडियम है, इसका ऑप्टिकल डेंसिटी 1.3 है, इसकी 1.3 में ना लाइट अब बेंड नहीं करेगी, लाइट बेंड नहीं करेगी, डिफरेंट होगा तो बेंड करेगी। तो मैं एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिलेशन प्रूफ करना चाहता हूँ बच्चे। जैसे कि हमने देखा, तब हम न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है साइन आई अपॉन साइन आर, और यहाँ पे V1 अपॉन V2 होता है। और अगर किसी का एब्सोल्यूट निकालेंगे, जैसे मीडियम 2 का C अपॉन V2 का N1 निकालेंगे तो बच्चा C अपॉन V1 होगा, ऐसा हमने पढ़ा था। अगर N1 2 निकालेंगे, 1 का 2 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो अगर एंगल के टर्म्स में लिखेंगे तो वहां पे साइन, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है उसका साइन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है उसका साइन, और स्पीड के टर्म्स में लिखेंगे तो बच्चा V2 अपॉन V1 घट जाएगा, बच्चा घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि लाइट बच्चा अब किसमें जा रही है, 1 में जा रही है 2 के रिस्पेक्ट। ठीक है, अब इस केस में ना सारा चीज पलट जाएगा, यहाँ पे N2 1 इंटू N1 2 मल्टीप्लाई करोगे, कि कट कुट के हमेशा 1 होता है, तो याद रखिएगा N2 1 इंटू N1 2 का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चा, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि का 1 के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/4 है, तो 1 का 2 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 4/3 होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कि यहाँ पे बच्चा N2 1 इंटू N1 2 का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। N2 1 क्या हो जाएगा बच्चा, 1 अपॉन N1 2, N2 1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन N1 2, और N1 2 क्या हो जाएगा बच्चा 1 अपॉन N2। तो अगर हमें किसी मीडियम 2 का 1 के रिस्पेक्ट में पता है कि 3/4 है, 1 का 2 के रिस्पेक्ट में 4/3 हो जाएगा, जस्ट उलट लो। तो यहाँ पे का 1 के रिस्पेक्ट में बच्चा होता है 1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2 होता है। ठीक है, और यहाँ पे N2 क्या होता है बच्चा, तो N2 होता है C अपॉन V2, N1 क्या है बच्चा, तो C अपॉन V1। हाई वाला बच्चा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हाई रिलेटिव है 2 का 1 के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे बच्चा हम एक रीअरेंज करना चाहते हैं, ये जो V1 अपॉन V2 है ऊपर नीचे C से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे कैंसल होके 1 ही तो आएगा ना, कैंसल होके क्या आएगा 1 आएगा, और 1 में इतना से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। तो रीअरेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं अपॉन V इंटू 1 अपॉन C, ऐसे लिख सकते हैं। C अपॉन V2 क्या है बच्चा, C अपॉन V2 क्या हो जाएगा N2। अब V1 अपॉन C क्या हो जाएगा बच्चा, देखो यहाँ पे C अपॉन V1 है N1, तो V1 अपॉन C हो जाएगा 1 अपॉन N1। यहाँ पे बच्चा ये हो गया इतना N2, और ये हो जाएगा 1 अपॉन N1, N2 अपॉन क्या हो जाएगा N1। यानी बच्चा का 1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा N2 अपॉन N1, और वेलोसिटी के टर्म्स में लिखोगे, यानी यहाँ पे कुल मिला के का 1 के रिस्पेक्ट में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी के टर्म में बचा V2 अपॉन 1 अपॉन V2, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में N2 अपॉन N1 होगा। उलट गया बच्चा, देख लो बैक में जाके इतना ही आया था। यानी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये सारे रिजल्ट याद करना है बच्चा। ठीक है, यानी वेलोसिटी के टर्म्स में अगर निकालोगे तो 1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे ना बच्चा, ये तुम्हारा 1 है ये 2 है, तो हम 1 के रिस्पेक्ट में जब निकाल रहे थे ये V1 अपन V2 ले रहे थे,
लेकिन ये क्या है, ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में निकालोगे, यहां पे क्या रहे बच्चा, N2 अपॉन N1 आ रहा है, N2 अपॉन N1 आ रहा है, N2 अपॉन N1 यानी उलट गया है। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला मेमोराइज कर लो। V1 है, स्पीड के टर्म्स में ना बच्चा यहाँ पे V1 ऊपर रहेगा, V2 नीचे रहेगा, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में यहाँ पे बच्चा क्या रहेगा, N1 ऊपर रहेगा और N2 ऊपर रहेगा और N1 नीचे। इस मतलब है, क्वेश्चन समझ लो। अगर मैं बोलूंगा बच्चा, अगर मैं बोलूंगा कि किरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले, किरोसिन का, किसके रिस्पेक्ट में बच्चा, एल्कोहल के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे अगर हमें वेलोसिटी ना देके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो इस केस में हमारा क्या फार्मूला बना बच्चा, हमारा फार्मूला बना किरोसिन का एल्कोहल के रिस्पेक्ट, क्या फार्मूला बना था, हमारा फार्मूला बना था बच्चा यहाँ पे, हमारा फार्मूला यहाँ पे क्या बना था, NK अपॉन Na। NK कितना है बच्चा किरोसिन का, 0.44, और एल्कोहल का क्या है 1.36। ये कैंसल होके आ जाएगा 144136, और भी कैंसल कर लो। यानी अगर स्पीड दिया रहेगा तो अगर स्पीड दिया रहेगा, फिर से समझो क्या रहेगा, स्पीड के टर्म्स में क्या था, V1 अपॉन V, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में क्या रहा बच्चा, N2 अपॉन N1 आ रहा है। जैसे कि बोलेगा कि क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है 1.52, और डायमंड का इतना है 2.42, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले क्राउन ग्लास के तुलना में, यानी डायमंड का क्राउन ग्लास के तुलना में। तो बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि हमारा N21 था, क्या आ रहा था, V1 अपॉन V2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, VC अपॉन VD। VC कितना है बच्चा 1.52, अब VD कितना है 2.4, यानी 1524। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम बच्चा कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों यहाँ से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए ग्लास स्लैब एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 60 डिग्री। सपोज बच्चा ये कोई ग्लास स्लैब है और यहाँ पे कोई रे गिर रही है, कितना एंगल पे बच्चा, 60 डिग्री एंगल पर। If the angle of refraction be 32.7 डिग्री, और एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है, जो एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्शन है वो कितना है बच्चा, तो वो है आपका 32.7 डिग्री। यानी यहां पे गिवन दैट जो एंगल आई है ये है बच्चा 60 डिग्री, और जो एंगल आपका, और जो एंगल आर जो है वो है 32.7 डिग्री। तो कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का बच्चा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है। तो मान के चलना इधर एयर है या तो वैक्यूम है, क्योंकि बोला नहीं है कि लाइट किस मीडियम से आ रही है, तो दोनों को लगभग सेम ट्रीट करो, ठीक है। तो यहां पे बच्चा हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो यहां पे चूंकि एंगल दे रखा है तो हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर, और आई का वैल्यू कितना है बच्चा 60 डिग्री, आर का वैल्यू कितना है 32.7 डिग्री, और यहां पे बोल रहा है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू 0.86 और साइन 32.7 डिग्री का वैल्यू 0.540 यूज करो। तो ये पॉइंट जैसे ही हटाओगे तो ये आ जाएगा 866540।
अगर ये देखा जाए तो 2 से कैंसल होगा, 4 3 3, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चा, 2 2 जा 4 7, यहाँ पे ये, तो कुछ ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये लगभग बच्चा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो डिवाइड करके इसको कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा यहाँ पे कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड 2 डिफरेंट ग्लासेस इज गिवन इन द टेबल। यानी वैक्यूम में लाइट का स्पीड और 2 डिफरेंट ग्लास है, फ्लिंट ग्लास एंड क्राउन ग्लास, तो ये स्पीड दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है कि बच्चा कैलकुलेट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ फ्लिंट ग्लास एंड क्राउन ग्लास। तो फ्लिंट ग्लास का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। कर दे तो बच्चा यहाँ पे फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर। तो एंगल तो दे नहीं रखा है, तो हम यहाँ पे स्पीड वाला रिलेशन यूज करेंगे। वैक्यूम में लाइट का स्पीड डिवाइडेड बाई फ्लिंट ग्लास में लाइट का स्पीड। वैक्यूम में लाइट का स्पीड क्या बचा, 3 into 10 के पावर 8, और फ्लिंट ग्लास में 1.86 into 10 के पावर 8। तो ये 10 के पावर 8 क्या हो जाएगा बच्चा, कैंसल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3.3 डिवाइडेड बाई 1.86, और ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 186, और इसको अगर करोगे आप तो ये आ जाएगा 150, यहां से आ जाएगा बच्चा 93, तो ये और भी अभी जाएगा, डिवाइड होगा, ये 3 से जाएगा बच्चा 50 हो जाएगा, और ये 3 से जाएगा बच्चा 31। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये भी कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आई थिंक आप 10th में हो, यू कैन डिवाइड इट। ठीक है, उसी तरह से अगर क्राउन ग्लास का पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो CG लिख देता हूं क्राउन ग्लास। तो यहाँ पे भी बच्चा C अपन भी यूज करेंगे। C, लाइट का स्पीड वैक्यूम में फिक्स होता है, क्राउन ग्लास में लाइट का स्पीड 1.97 into 10 के पावर 8 है। तो 10 के पावर 8 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो 3 अपॉन 1.97 यानी 300 डिवाइडेड बाई 197। तो इसको भी डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो इस तरीके से ए हम बना सकते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है बी, कैलकुलेट द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम क्राउन ग्लास टू द फ्लिंट ग्लास। यानी जो फ्लिंट ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है बच्चा, किसके रिस्पेक्ट में, क्या करेगा कि फाइंड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम क्राउन ग्लास टू द फ्लिंट ग्लास। यानी जो लाइट है बच्चा क्राउन ग्लास से फ्लिंट ग्लास में जा रही है। ठीक है, ऐसे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, यानी हमें फ्लिंट ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू क्राउन ग्लास निकालना है। तो फ्लिंट ग्लास का, इसको ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, सपोज इसको ना फ्लिंट ग्लास को मीडियम 2 मान रहा हूं, इसको मीडियम 1 मान ले रहा हूं, तो हमें ये बच्चा 2 का 1 निकालना है। तो वेलोसिटी के टर्म्स में क्या होता है बच्चा, v1 अपॉन v2। ठीक है, और यहाँ पे v1 कितना है, यानी 2 क्या है बच्चा, फ्लिंट ग्लास, और 1 क्या है, क्राउन ग्लास। तो v1 क्या बताएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन क्राउन ग्लास। तो क्राउन ग्लास में स्पीड का लाइट क्या है, 1.9 into 10 के पावर 8, और यहाँ पे फ्लिंट ग्लास में क्या है, 1.86 into 10 के पावर 8। तो ये कैंसल हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा 197 186। तो ये भी 1 पॉइंट समथिंग ये रेशियो क्या होगा बच्चा, आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट स्लैब। एक ट्रांसपेरेंट स्लैब है, इस पे लाइट एयर से आके फॉल कर रही है। ठीक है, द रे मेक एन एंगल 45 डिग्री विथ नॉर्मल टू द सरफेस। यहाँ पे 40 डिग्री बना रही है। फाइंड द एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विथ नॉर्मल विद इन द स्लैब। स्लैब के अंदर ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये कितना एंगल बनाएगी,
यानी आर हमें पता करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ स्लैब, यानी स्लैब में जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है बच्चा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, साइन आई अपॉन साइन आर। हम यहाँ पे वेलोसिटी वाला यूज नहीं करेंगे, ये भी फॉर्मूला होता है सी अपॉन भी, बट यहाँ पे तो स्पीड दिया नहीं है, एंगल दिया है, तो एंगल हम एंगल वाला यूज करेंगे। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया बच्चा, 2 दिया है। और यहाँ पे साइन आई, आई क्या दिया है बच्चा 45 डिग्री, साइन आर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √2 साइन आर इक्वल टू साइन 45 डिग्री। और इस तरह से √2 साइन आर साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चा 1/√2, तो 2 होता है। तो यहां से साइन आर 1/√2 नीचे तो √2 × 2 तो साइन आर हो जाएगा बच्चा 2। तो यहां से साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है बच्चा, तो साइन का वैल्यू 1/2 30 डिग्री पर होता है, यानी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 30 डिग्री होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा बच्चा 30 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग इन एयर, इंसिडेंट ये क्या हो गया बच्चा, ए रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग इन एयर, इंसिडेंट ऑन द प्लेन, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ट्रैवलिंग इन एयर इंसिडेंट ऑन द प्लेन सरफेस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसके प्लेन सरफेस पे एक लाइट इंसिडेंट हो रही है और ये लाइट एयर से आ रही है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बच्चा 45 डिग्री एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है बच्चा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 30 डिग्री। तो कह रहा है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो भाई मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, क्योंकि एंगल दे रखा है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है बच्चा 45, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है बच्चा, यानी आर की वैल्यू 30 डिग्री। तो यहां से साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/√2, ये उलट के ऐसे हो जाएगा। तो आ गया बच्चा 2/√2, रेशनलाइज कर लो, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 2√2 और नीचे आ जाएगा √2, तो ये कट के क्या आ गया बच्चा √2। तो इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा बच्चा √2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर falls on the surface of a rectangular slab of plastic whose refractive index is 1.6। एक प्लास्टिक का बचा मटेरियल है, इस पे रे एयर से गिर रही है और इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.6। इफ द इंसिडेंट रे मेक एन एंगल 53 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है नॉर्मल के साथ, तो फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे, यानी ये कितना एंगल बना के जाएगी, यानी आर हमें निकालना है नॉर्मल के साथ और बोल रहा है कि साइन 50 डिग्री का वैल्यू इतना यूज करे। तो बच्चा यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो भी मटेरियल है या जो भी मीडियम है ये दिया है 1.6 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चा साइन आई अपॉन साइन आर 1.6। आई का वैल्यू दिया है कितना 53 डिग्री और आर क्या है फाइंड करना है। 1.6 को हम लिख सकते हैं 16/10 और यहां से साइन 50 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन आर, इसको कैंसल करोगे तो ये 2 से जाएगा 8 बार में और ये 5 बार में। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 इंटू साइन आर 8 इंटू साइन आर comes equal to 5 into sin 50 डिग्री। तो 8 इंटू साइन आर 5, साइन 50 डिग्री का वैल्यू क्या है बच्चा 4/5, तो 5 कैंसल, तो साइन आर हो जाएगा 4/8, तो साइन आर हो जाएगा बच्चा 1/2 और इस तरह से आर हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है 30 डिग्री पे। तो आर क्या हो जाएगा बच्चा 1/r हो जाएगा आपका 30 डिग्री।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लाइट इंटर फ्रॉम एयर इनटू वाटर। लाइट बच्चा एयर से वाटर में इंटर कर रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चा वाटर का 1.33 है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। वाटर में लाइट का स्पीड क्या होगा? गिवन दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इन एयर को वैक्यूम की तरह माना है, एयर में इतना है। तो बच्चा यहां पे अब स्पीड की बात आ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई अपॉन साइन आर नहीं लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे? सी अपॉन वी वाटर। यानी मीडियम लाइट का स्पीड वैक्यूम में या एयर में और मीडियम में ये 1.33 है। तो आपसे पूछा है वी वाटर पूछा है बच्चा, तो यहां से अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो वी वाटर जो है इनटू क्या हो जाएगा? 1.33 इक्वल टू सी, और यहां से वी वाटर क्या हो जाएगा? सी अपॉन 1.33। सी का वैल्यू क्या है बच्चा? 3 इंटू 10 के पावर 8, नीचे है 1.33। ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा के पावर 8। और इसको डिवाइड कर लो, इसको डिवाइड कर लो तो ये आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, तो क्या एंगल दिया है? तो भाई साइन आई बाई साइन आर यूज करो। स्पीड की बात कर रहा है तो स्पीड वाला यूज करो। यहां पे अगेन स्पीड की बात कर रहा है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स विथ ए स्पीड। यानी एक मीडियम है बच्चा, इसमें लाइट का स्पीड जो है ना कितना है? 1.8 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये लाइट का स्पीड है। गिवन दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये जो वैक्यूम में लाइट आ रही है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। तो क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे स्पीड दिया है तो हम यहाँ पे स्पीड के टर्म्स में लिखेंगे। तो सी दिया है बच्चा लाइट का स्पीड वैक्यूम में, लाइट का स्पीड मीडियम में, तो ये कट के क्या आ जाएगा? ये पॉइंट हटाओगे तो 13 अपॉन 18, ये कट के आ जाएगा बच्चा। 3 से ले जाओगे तो ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा 6। 3 से नहीं ले जाओ, इसको 6 से ले जाओ, तो 6 से ले जाओगे तो ऊपर 5, यहाँ पे 3, तो ये करीब आएगा बच्चा 1.66 कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या कर सकते हो? डील कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा मैं आप पे छोड़ रहा हूं, इसको बनाना और इसका जो आंसर आएगा कैलकुलेट करके कमेंट करो। ये भी क्वेश्चन कुछ वैसे ही है। ठीक है, तो इसको बना बना के आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा? वैल्यूज ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 गिवन मीडिया। ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चा 1.25 दिया है, बी का दिया है 1.30 और सी का दिया है 1.35। विच मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर आउट ऑफ दीज, इसमें से कौन सबसे ज्यादा डेंसर है? एंड इन विच ऑफ 3 मीडिया स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। तो बच्चा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि मैंने थ्योरी पढ़ाया था तो डिस्कस किया था, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो डेंसर होगा। तो सबसे ज्यादा सी का है, तो यहां पे लिखोगे सी इज द डेंसर मीडियम। इन तीनों में सबसे ज्यादा अगर डेंसर है तो सी है, और जो जितना डेंसर होगा ना उसमें लाइट उतना स्लो चलेगा। तो लाइट फास्ट किस में चलेगा? जिसके पास कम ऑप्टिकल डेंसिटी है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो ए का लिखना, सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इज लेस, सो लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन ए विल बी मैक्सिमम। ए में लाइट का स्पीड क्या होगा बच्चा? मैक्सिमम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज दैट। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन? तो हमने एक फार्मूला बच्चा प्रूव किया था। ठीक है, क्या प्रूव किया था? ग्लिसरीन का एयर के रिस्पेक्ट में 1.47 है, तो एयर का ग्लिसरीन के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो हमने एक ऐसा फार्मूला बनाया था, NGA इंटू NaG1 होता है। जैसे कि हमने ऐसे कराया था फार्मूला, 2 का 1 के रिस्पेक्ट में और 1 का 2 के रिस्पेक्ट में इनका प्रोडक्ट 1 होता है। तो ग्लिसरीन का
एयर के रिस्पेक्ट में 1.47 है और एयर का ग्लिसरीन के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो एयर का ग्लिसरीन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.47, पॉइंट ऊपर जाएगा तो 100 डिवाइडेड बाई 147, तो कुछ इस तरह के आंसर आ जाएगा।